तो आज हम बात करने वाले हैं जैविक विविधता, पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमन 2025 की। हाल ही में भारत के नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने इन नए नियमों को जारी किया है और इन्होंने 2014 के पुराने नियमों की जगह ले ली है। अब ये सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं है, बल्कि ये हमारे सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान और आज के मॉडर्न बाजार के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करता है। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि हमारी पुरखों की जो विरासत है, उसका असली हकदार कौन है। चलिए आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी घने जंगल में छिपी कोई जड़ी बूटी किसी बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती है, तो उस खोज का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? उस साइंटिस्ट को जिसने लैब में उस पर रिसर्च करके दवा बनाई, या उस आदिवासी समुदाय को जिसने पीढ़ियों से उस जड़ी बूटी के रहस्य को सहेज कर रखा? यही सवाल आज के दौर की सबसे बड़ी नैतिक दुविधाओं में से एक है। और इस सवाल का जवाब हमें किसी कानून की किताब में नहीं, बल्कि केरल के घने जंगलों में बसी कानी जनजाति की एक सच्ची और असाधारण कहानी में मिलता है। तो चलिए कल्पना कीजिए, आप मेरे साथ पश्चिमी घाट के उन जंगलों में हैं जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। यहीं पर रहते हैं कानी समुदाय के लोग। उनका रिश्ता प्रकृति से बहुत गहरा है। उनके पास किताबी ज्ञान नहीं था, उनके पास थी विरासत, पीढ़ियों से मिला अनुभव और प्रकृति का ज्ञान। और उनके इस ज्ञान के केंद्र में था आरोग्यपाचा नाम का एक पौधा। देखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन काणी लोगों के लिए ये एक चमत्कार था। वो इसे जीवनी कहते थे, यानी जीवन देने वाला। जब भी वो लंबी यात्राओं पर या शिकार पर निकलते थे, तो बस इसकी कुछ पत्तियां चबा लेते थे। और कमाल देखिए, उनकी सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती और शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा भर जाती थी। और फिर एक दिन बाहरी दुनिया को इस चमत्कारी पौधे के बारे में पता चल गया। साइंटिस्ट्स ने इस पे रिसर्च की और देखते ही देखते इस जड़ी बूटी से एक महंगी दवा बना दी गई, जो बाजारों में खूब बिकी। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इस दवा से होने वाला जो करोड़ों का मुनाफा था, वो किसे मिलना चाहिए? उस बड़ी दवा कंपनी को जिसने इसे पैक करके बेचा, या उस छोटे से आदिवासी समुदाय को जिसने दुनिया को ये अनमोल ज्ञान दिया? कानी जनजाति के साथ जो हुआ वो कोई अकेली कहानी नहीं है। ये दुनिया भर के अनगिनत स्वदेशी समुदायों की कहानी है। और इसी तरह के अन्याय को रोकने के लिए एक ग्लोबल प्रिंसिपल, एक वैश्विक सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी ABS। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आखिर है क्या? इसे एक सीधी सादी पार्टनरशिप की तरह समझिए। मान लीजिए, अगर कोई मेरे बगीचे से फल तोड़कर बाजार में बेचता है, तो मुनाफे में मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए, है ना? ABS भी बिल्कुल यही कहता है। अगर कोई कंपनी किसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान या उनके इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाती है और पैसा कमाती है, तो उसे उस मुनाफे का एक हिस्सा उस समुदाय के साथ भी ईमानदारी से बांटना होगा। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान और हक की बात है। तो ये जो आइडिया है, ये कोई रातों रात नहीं आया। इसकी एक पूरी यात्रा है। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के तहत दुनिया के देश एक साथ आए और पहली बार इस सिद्धांत को मान्यता दी। फिर 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आया, जिसने इसे सिर्फ एक विचार से एक मजबूत कानूनी ढांचे में बदल दिया। और अब हाल ही में 2024 में हम डिजिटल युग में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, जहां सिर्फ पौधे ही नहीं, बल्कि उनकी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन भारत, जो दुनिया के सबसे अमीर जैव विविधता वाले देशों में से एक है, इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारता है? चलिए देखते हैं भारत की इस त्रिस्तरीय प्रणाली को। देखिए, भारत ने इसके लिए एक बहुत ही मजबूत 3 लेयर का सिस्टम बनाया है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, यानी NBA, जो नीतियां बनाती है। फिर हर राज्य में स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, यानी SBBs हैं। और सबसे अहम कड़ी जो जमीनी स्तर पर काम करती है, वो है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, यानी BMCs। असल में यही समितियां गांवों और स्थानीय समुदायों की आवाज हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि जो भी फायदा हो वो सही लोगों तक पहुंचे। तो अब जब हम पूरी व्यवस्था समझ चुके हैं, चलिए बात करते हैं उस असल वजह की जिससे ये टॉपिक आज इतना जरूरी हो गया है। वो हैं 2025 के नए नियम। आखिर बदला क्या है इनमें? क्या नया है? सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, यानी DSI को शामिल करना।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब किसी कंपनी को फायदा बांटने के लिए जंगल जाके वो पौधा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ उस पौधे के जेनेटिक कोड का यानी उसकी डिजिटल रेसिपी का भी इस्तेमाल ऑनलाइन करते हैं, तब भी उन्हें उस समुदाय के साथ लाभ साझा करना ही होगा। डिजिटल युग में बायोपायरेसी को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा बड़ा बदलाव सीधे सीधे पैसों से जुड़ा है। अब कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर के हिसाब से फायदा शेयर करना होगा। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सिस्टम है। मतलब जो छोटी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उन पर कोई बोझ नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, उसका योगदान भी बढ़ता जाता है। 5 से 50 करोड़ पर 0.2%, फिर 0.4% और 250 करोड़ से ऊपर 0.6% तक। लेकिन हाँ, कुछ प्राकृतिक खजाने ऐसे होते हैं जो बाकियों से ज्यादा कीमती और दुर्लभ होते हैं, जैसे कि लाल चंदन। तो ऐसे हाई वैल्यू संसाधनों के लिए ये दर बहुत ज्यादा रखी गई है, जो 5% से लेकर 20% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मकसद इनकी अवैध तस्करी को रोकना और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर सही से लागू करना बिल्कुल दूसरी। कागज पर तो यह सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली दुनिया में इसे लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए समझते हैं कि नीति और असलियत के बीच वो कौन सी बाधाएं हैं। चुनौतियां कई हैं और काफी उलझी हुई हैं। सोचिए, कोई नदी या कोई पक्षी देश की सीमा को तो नहीं मानता, तो अगर कोई पौधा 2 देशों में मिलता है तो फायदा कैसे बटेगा? अक्सर जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती कि बड़ी बड़ी कंपनियों से मोलभाव कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा और जटिल होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं होती। ये सब मिलकर एक बहुत मुश्किल जाल बना देते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये सब बस कागज पर ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन जटिल समस्याओं का हल है, और वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है: नियंत्रण, संरक्षण और मुआवजा। समाधान के लिए हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। हमें एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाना होगा जो देशों की सीमाओं की परवाह किए बिना काम करे। हमें स्वदेशी समुदायों को कानूनी रूप से ताकत देनी होगी ताकि वे अपने ज्ञान की रक्षा खुद कर सकें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना होगा, और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां सब कुछ साफ साफ दिखे कि फायदा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इन सभी कोशिशों का आखिरी मकसद सिर्फ एक है: एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हम प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि उसे कुछ लौटाना भी सीखें। एक ऐसी दुनिया जो ना सिर्फ पेड़ों और जानवरों की बल्कि उन लोगों के ज्ञान और अधिकारों की भी रक्षा करे जो पीढ़ियों से इस धरती के सच्चे रखवाले रहे हैं। तो ये बात याद रखने वाली है, ये नए नियम सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। ये नियम भारत की अपनी प्राकृतिक संपदा पर उसकी संप्रभुता का ऐलान है। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए एक इंसेंटिव है, और सबसे बढ़कर ये उन समुदायों को सशक्त बनाने का एक जरिया है जिनकी आवाज शायद सदियों से अनसुनी की गई है। तो इस पूरी लंबी चौड़ी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें सिर्फ एक आसान से फॉर्मूले में बांधना हो तो वो क्या होगा? ABS यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है संसाधनों पर देश का नियंत्रण, कंट्रोल, प्रकृति का संरक्षण, कंजर्वेशन, और ज्ञान के असली मालिकों को सही मुआवजा, कॉम्पेंसेशन। यही 3 स्तंभ ये सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में कानी जनजाति जैसी हर कहानी का अंत अन्याय से नहीं बल्कि न्याय और सम्मान से हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।